बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ एफएससी प्री मेडिकल। आप लोगों के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 का जो इंट्रोडक्शन है या नेम है, कैप्शन है, दिस इज़ वैरायटी ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सा वर्ड है वैरायटी, लेकिन इससे मुराद हमारे पास क्या हो सकती है, इसकी मिस इसको समझने के लिए बहुत कॉमन एग्जांपल ये है कि आप अपनी मदर के साथ अगर किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो आप उससे कहते हैं जनाब कि आप हमें कोई 20-25 टाइप्स के कपड़े दिखा दो। तो वो दुकानदार क्या करता है, आप लोगों के सामने 20-25 थान खोल के कहता है जनाब देखिए ये मुख्तलिफ़ किस्मों के कपड़े हैं, थान है आप लोगों के पास। सो वो बेसिकली आप लोगों को डिफरेंट वैरायटीज़ दिखा रहा होता है कपड़े की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी किस्म की वैरायटी ऑफ लाइफ अब तक क्रिएट कर चुका है, उनमें से बहुत से अभी क्रिएट होनी हैं और बहुत से ऐसे थे जो कभी पास्ट में एग्जिस्ट करते थे और अब दुनिया में से एक्सटिंक्ट हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के ख्याल में अगर हम वैरायटी ऑफ लाइफ की बात करें, मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ की बात करें, तो आपके ख्याल में अब तक कितनी किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स हमने डिस्कवर कर लिए होंगे? तो आंसर ये है कि अबाउट 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं अब तक, और अबाउट 500,000 टाइप्स के हमने प्लांट डिस्कवर कर लिए। और आपका क्या ख्याल है कि अब मज़ीद किसी किस्म की लाइफ डिस्कवर होने का चांस नहीं है? तो आंसर इज नो। हर दफ़ा जब हम किसी घने जंगल में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए जाते हैं तो हमारी मुलाकात एक नई प्लांट स्पीशीज़ से हो जाती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बात यह है कि अब हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब हम बहुत छोटी सी सबमरीन बना के समंदर की उन गहराइयों में उतर सकते हैं जहाँ रोशनी भी दाखिल होते हुए घबराती। जब हम इतनी डार्क एरिया में जाते हैं तो हमें वहाँ से अगेन मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हम लोगों को मिल जाते हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ लाइफ है इसका कभी फुल स्टॉप नहीं लगता, हमेशा कॉमा लगता है और हमारे पास एक नई वैरायटी उसमें ऐड होती जाती है और हम कॉमा लगाते चले जाते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ बढ़ती ही चली जा रही। इसका मतलब ये है कि जो टेक्सोनोमिस्ट है हमारे पास, जिसका जॉब ये है कि वो बेसिकली इन ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के किसी ख़ास सिस्टमेटिक वे में तरतीब के साथ ऑर्गेनाइज कर ले, ज़ाहिर है उसकी जॉब और हेक्टिक होती चली जा रही। आई इन फीचर्स को कि आखिर जो डिफरेंट किस्म के टेक्सोनोमिस्ट्स हैं वही चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं, वी मूव टू द वाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि हम पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम था स्टूडेंट्स क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैरायटी। तो हमने कपड़े की दुकान में मुख्तलिफ़ किस्म के थानों से इसकी एग्जाम्पल ली कि मुख्तलिफ़ किस्म के थान कपड़ों के in the terms of design, in the terms of texture, in the terms of quality, in the terms of thickness and thinness of the clothes, हम ये वैरायटी देख सकते हैं कपड़ों की। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी ज़्यादा जो प्लांट स्पीशीज़ हैं और एनिमल स्पीशीज़ हैं वो अब तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। तो हम ये भी डिस्कवर कर चुके हैं कि आखिर क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। तो मैंने इसका जवाब आपको ये दिया है कि जब भी हम किसी नए हैबिटेट में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा सामना नई किस्म की स्पीशीज से हो जाता है। तो हमें उस पर्पस के लिए एक सिस्टम को डिवाइस करने की ज़रूरत है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकते हो, ग्रुप अप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ऑल ह्यूमंस वो एक ग्रुप है, ऑल लायंस ये एक ग्रुप है, ऑल जिराफ्स ये एक और ग्रुप है, सिमिलरली ऑल रोजेस ये एक ग्रुप है, एंड ऑल केशिया प्लांट्स ये एक और ग्रुप है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं। आमतौर पर हम यही करते हैं
कि हम सिमिलर चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठी कर देते हैं और जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं उन्हें हम एक दूसरी कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में एक कपड़ों वाली अलमारी है तो आप उसमें ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप बड़े बंदों के कपड़े हैंग कर दें और यहाँ पे आप लोग मिसाल के ख़वातीन के कपड़े हैंग कर दें, यहाँ पे आप किसी छोटे बच्चे के कपड़े हैंग कर दें और यहाँ पे किसी बड़े बच्चे के कपड़े हैंग कर दें। तो आप लोग डिवाइड कर सकते हैं चेम्बर्स ऑफ द अलमारा। किस पर्पज़ के लिए? अपनी ईज़ के लिए, कि आपको जो कपड़ा ढूंढना हो वो आप सिर्फ उसी स्लॉट में जाके उसी खाने में जाके ढूंढ सकते हैं। ये वाला काम हम टेक्सोनोमिस्ट भी कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, ग्रुप अप कर रहे हैं। उसको चले हम ऐसे समझते हैं कि मेरे पास डिफरेंट किस्म के कबर्ड्स थे मेरी रिसर्च लैब में, तो मैंने क्या किया कि मैंने जितने मैमल्स थे उनको एक कबर्ड में रख दिया, राइट। बर्ड्स को मैंने एक कबर्ड में रख दिया, राइट। सिमिलरली मैंने एम्फीबियंस को एक ग्रुप में रख दिया, रेप्टाइल्स को एक अलमारा में रख दिया और फिशेस के लिए मैंने एक सेपरेट कबर्ड बना ली, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑर्गेनिज्म को ग्रुप अप कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल अपीयरेंस। मैं देख सकता हूँ कि ये सारी फिशेज हैं, मैं एक ग्रुप में रख दिया, ये सारे बर्ड्स हैं क्योंकि इनके फैदर्स हैं तो मैं इनको एक ग्रुप में रख दिया। तो मैं ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज क्या कर सकता हूँ? ग्रुप अप कर सकता हूँ। लेकिन क्या हो कि अगर मैंने एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी फाइंड करनी हो तो जाहिर है मैं उनको ग्रुप अप कर सकता हूँ, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लीव्स, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंट्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ लीफ, मे बी ऑन द शेप ऑफ लीफ। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो डिस्कशन में आप लोगों से अभी की उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पे जितने टेट्रापॉड्स हैं उन सबकी 4 टांगें हैं, तो मैं सारे 4 टांगों वाले ऑर्गेनिजम्स को एक जगह पे ग्रुप कर दूंगा। तो मैंने क्या देखी? 4 टांगे मैंने स्टडी की, उनकी मॉर्फोलॉजी। तो पहली बेस है मॉर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन हमें ये पता चला कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिजम्स को हमने एक मॉर्फोलॉजिकल बेस पे ग्रुप अप तो कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि दे आर नॉट रिलेटेड, उनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर हम लोगों को एक मोर लॉजिकल बेस ढूंढनी थी। किस चीज़ की? क्लासिफिकेशन। तो हमने जो बेस ढूंढी वो क्या थी? एवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे मुराद मेरे पास क्या है कि मैं 2 ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन स्टडी करूं। अगर 2 ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली क्लोज हैं तो मैं उन्हें एक दूसरे के करीब रख दूं, और अगर वो मॉर्फोलॉजिकली दूर दूर हैं तो मैं उन्हें डिस्टेंट ग्रुप में रख दूं। तो इसे हम बोलते हैं व्हाट? एवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन हमारा मसला इससे भी हल नहीं हुआ। चीज़ों को रिलेट करने की ख्वाहिश के बावजूद हम लोग बाज़ औक़ात 2 अनरिलेटेड चीज़ों को जोड़ के बैठ गए। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने प्रीवियस नॉलेज पर इत्तफाक नहीं किया, बल्कि हम लोग रिसर्च करते रहे और उसके लिए हम लोग अपनी लेटेस्ट ब्रांचेस को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल कि हम जेनेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज़ को? फॉर एग्जांपल डीएनए सीक्वेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बायोकेमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। हम उनके प्रोटीन के क्रॉस मैचेस के देख सकते हैं। ये सारी की सारी लेटेस्ट टूल्स इस्तेमाल करने के बाद हम लोग अब ऑर्गेनिजम्स को किसी ख़ास कैस्केड में, किसी ख़ास लड़ी में परोने के काबिल हो गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले इंसान आने वाले दौर में हमारे नॉलेज से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नॉलेज ले लें और वो हमारी क्लासिफिकेशन के मेथड को और इम्प्रूव कर लें। सो साइंटिफिक रिसर्च नेवर स्टॉप्स, इट ऑलवेज प्लेस अ सेमीकोलन, एक सेमीकोलन लगाती है और बात को अधूरी छोड़ देती है। और ये कभी हम लोग नहीं कहते कि हमारी स्टेटमेंट हतमी और आखिरी है। अगर रिसर्च की बेसिस बढ़ती चली जाएंगी तो जाहिर है एवोल्यूशन और नॉलेज की बेसिस भी बढ़ती चली जाएंगी, और हमारी एबिलिटी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की, उनको जानने की, उनको समझने की
सलाहियत भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। सो इवन यूजिंग लेटेस्ट नॉलेज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अगला सवाल हमारे पास ये है स्टूडेंट्स कि हमारी क्लासिफिकेशन के रैंक्स हैं डिफरेंट। जैसे मैंने आप लोगों के लिए कैपको KPCO लिखा हुआ है और FGS लिख के रखा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम फॉर एग्जांपल। तो इसमें ये डिफरेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल किंगडम, ये सबसे बड़ा ग्रुप है क्लासिफिकेशन का। ये किसके मिलने से बना हुआ है? P स्टैंड्स फॉर फाइला। जब बहुत से फाइला आपस में मिलेंगे तो वो एक बना लेंगे व्हाट? किंगडम। और अगर मैं एक फाइलम को देखूं तो वो बहुत सी क्लासेस के मिलने से बना हुआ है, और बहुत सी क्लासेस बहुत से ऑर्डर के मिलने से बनी है, और बहुत से ऑर्डर्स बहुत सी फैमिलीज के मिलने से बने हुए हैं, और फैमिलीज जीनस के मिलने से बनी हुई हैं, और फिर डिफरेंट जेनरा डिफरेंट स्पीशीज के मिलने से बने होते हैं। तो ये मेरे पास रैंक है किसका? क्लासिफिकेशन का। जैसे आर्मी में भी रैंक होते हैं, कोई हमारे पास सिंपल प्यादा है, कोई सिपाही है, कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल कैप्टन है, तो कोई मेजर है, कोई कर्नल है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर इज द असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब है कि आर्मी वाले केस में जो सबसे लो रैंक है शायद वो सिपाही का है। तो हमारी क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे लोअर रैंक है वो क्या है? आंसर इज स्पीशीज। सो स्पीशीज इज द लोएस्ट, सबसे नीचे वाला क्या है? रैंक ऑफ टेक्सोनॉमी। अगर हम ये बात मान लेते हैं कि टेक्सोनॉमी का या क्लासिफिकेशन का जो सबसे लोअर रैंक है, हम कह सकते हैं फर्स्ट फुटस्टेप अगर स्पीशीज है, तो फिर व्हाट इज अ स्पीशीज? इसका मतलब यह है कि अब हम लोग इस पॉइंट पर हैं कि हम डिफाइन करना चाह रहे हैं स्पीशीज को। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या है? स्पीशीज स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि मैं आपको ये 3 डिफरेंट स्टेप्स में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात वही है कि हम लोगों ने जब स्पीशीज को डिफाइन करना शुरू किया तो हमने सबसे पहली बात यही की थी कि हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस को यूज करेंगे टू डिफाइन द स्पीशीज। तो लिहाजा मैंने सबसे पहले यही वर्ड यूज किया कि ग्रुप ऑफ morphologically related organisms, ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि ये एक कंपाउंड वर्ड है। जैसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉम, जब मैंने वर्ड यूज किया पाकिस्तानी कॉम, तो इसका क्या मतलब है? एक इंडिविजुअल नहीं है, ये वर्ड एक है जो पूरी 16 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर। तो सेम इज अ केस स्पीशीज, कि स्पीशीज भी एक कंपाउंड वर्ड है जो तमाम एक जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट कर। सो ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। और व्हेनेवर आई से मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में मिलते जुलते 100% सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक लड़के और लड़की को देख रहे हैं तो ये देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बट स्टिल द डिफरेंसेस आर देयर। देयरफॉर हमने वर्ड यूज किया मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड। अब लॉइन और लाइनस रिलेटेड हैं, बिल्कुल सेम नहीं है, राइट? तो हमने वर्ड यूज किया ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने ये देखा स्टूडेंट्स, कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पे या सेमीकोलन लगा लेते हैं आप लोगों के लिए, और बात को आगे लेके चलते हैं कि दीज आर स्पीशीज एज ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। लेकिन मैंने ये देखा स्टूडेंट्स कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो शक्ल में एक जैसे हैं, लेकिन वो एक अगला बड़ा इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे। वो क्या?
कि वो इंटरब्रीड नहीं कर रहे नेचर में, तो मैंने स्पीशीज को बनाने के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऐड कर दिया। वो क्या था? ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड, एक वर्ड आप लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, उसे अंडरलाइन भी कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, फ्रीली इन नेचर, जो हमारी नेचर में फ्रीली इंटरब्रीड कर सके। अब इंटरब्रीड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, राइट? अब अगली बात इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर एक ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड कर रहा है नेचर में फ्रीली, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि हमने उसे कैद नहीं किया हुआ। वी आर नॉट कंपेलिंग दीज ऑर्गेनिजम्स टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन फ्रीली। नेचर खुद आजाद है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों? इसका आंसर स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं दो ऑर्गेनिजम्स को जो आपस में रिलेटेड नहीं भी हैं, अगर मैं उन्हें कैप्टिविटी में रखूं और कैप्टिविटी में रखने के बाद मैं उनकी हार्मोन थेरेपी कर दूं, तो मैं उन्हें कंपेल कर सकता हूं कि वो रिप्रोड्यूस करें। अगर वो रिप्रोड्यूस करवाएं हम लोग उनको, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ये फर्दर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मीन टू से कि ये फर्टाइल नहीं होता, ये स्टेराइल होता है। आप लोग ग्रेड 9 में इस बात की एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि अगर मैं एक हॉर्स का और एक फीमेल डॉगी का क्रॉस कराऊं, तो उसके रिजल्ट में मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उससे हम लोग खच्चर या म्यूल कहते हैं। अब नॉर्मली घोड़ा और घोड़ी रिप्रोड्यूस करते हैं, डंक मेल और फीमेल डंकी आपस में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हॉर्स और डंकी रिप्रोड्यूस नहीं करते। बट वी कैन डू इट इन कैप्टिविटी। मैं इनको कैद करता हूँ और कैद करने के बाद उनकी हार्मोन थेरेपी करता हूँ और मैंने मजबूर कर देता हूँ कि वो रिप्रोड्यूस करें, तो उसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है? इनफर्टाइल और स्टेराइल। सो हम लोगों ने इस डेफिनेशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया। इसको हम लिखते हैं कि ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस, फिर कॉमा लगा रहा हूं मैं, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनको ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने हैं जो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हो या अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट? तो ये थी हमारे पास स्पीशीज की डेफिनेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो शक्ल सूरत के एतबार से बिल्कुल एक जैसे हैं, जो एनवायरनमेंट में फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर वो कैप्टिविटी में उनको रख के कैद में रख के रिप्रोड्यूस करवाया जाए तो वो कभी भी फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसलिए दे शुड रिप्रोड्यूस फ्रीली इन नेचर एंड दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। तो जो ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इन तीनों क्राइटेरिया को मीट करेगा, हम उन तमाम को क्या बोलेंगे? एक स्पीशीज, राइट? अगली बात, मैंने आपसे बोला था कि अगर ये मेरे पास एक है स्पीशीज ए, राइट, और ये है मेरे पास एक स्पीशीज बी, और ये है मेरे पास एक स्पीशीज सी। अब ये मेरे पास तीन डिफरेंट स्पीशीज, अगर मैं इन तीन डिफरेंट स्पीशीज को, ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकती हैं, इनको मैं मिला के एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहूँ, तो स्टूडेंट्स वो जो बड़ा ग्रुप मेरे पास बनेगा ये वाला, उससे मैं नाम देता हूँ व्हाट? जीनस। सो ये मेरे को स्टार्ट में दे चुका हूँ पहले से कि स्पीशीज कंबाइन टुगेदर टू गिव जीनस, राइट? तो ये जो बड़ा बॉल बन गया है मेरे पास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीन डिफरेंट स्पीशीज के ग्रुप को, उसे हम नाम देते हैं जीनस। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक और, फॉर एग्जाम्पल ई, एफ और जी, ये मेरे पास और तीन डिफरेंट टाइप की स्पीशीज हैं, ये एक और जीनस बना रही हूं, राइट? फिर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई और जी, ये एक और टाइप की क्या है? स्पीशीज है। और
इनके मिलने से एक और जीनस बन सकते हैं। अब अगर मैं इन जीनस को मिला के एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहूँ जो इससे डेफिनेटली बड़ा होगा, समथिंग लाइक इट, तो इस बड़े ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगा? इसे मैं नाम दूंगा स्टूडेंट्स व्हाट? फैमिली। तो हमें पता चल गया कि स्पीशीज कंबाइन होकर जीनस बनाएंगी और डिफरेंट किस्म के जेंडरा कंबाइन होके क्या बना लेंगे? फैमिली। इसी तरीके से फैमिलीज कंबाइन होके ऑर्डर, ऑर्डर्स कंबाइन होके क्लास, क्लास कंबाइन होके फाइलम, और डिफरेंट फाइला कंबाइन होके क्या बनाएंगे? किंगडम्स। राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल गिवन है, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट? ज़्यामेज़। और ज़्यामेज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? मकई। तो हम देखते हैं कि हम लोग अगर मकई का नॉमेनक्लेचर स्टडी करें, मकई के डिफरेंट जो रैंक्स हैं उसको स्टडी करें, तो वो क्या होगा? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द बोर्ड। हम उसको स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट ऐसे। नंबर 1 इज किंगडम, नंबर 2 इज फाइलम, phylum is also called as division, then class, then order, then family, then genus, and finally the species. Lowest rank, सबसे छोटा रैंक क्या था स्टूडेंट? स्पीशीज। स्पीशीज से बड़ा जीनस, उससे बड़ा फैमिली, उससे बड़ा ऑर्डर, उससे बड़ा क्लास। तो जो हमारी मकई है उसका स्पेसिफिक नेम, जाती नाम क्या है? तो आंसर इज मेज, MAYS। राइट। इसकी जीनस क्या है? इसकी जीनस है स्टूडेंट्स जिया, ज़ियामेज़। राइट। और जो इसकी फैमिली है उसका नाम है पोएसी। इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस पर्टिकुलर लेवल को याद रखना है, अंडरस्टैंड करना है। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं, आपको फाइंड करने हैं ये नेम CEAE। तो जिस वर्ड के एंड पर सफिक्स के तौर पे क्या आ जाता है? ए, समथिंग लाइक पोएसी, तो जो आप लोगों के एंड पे EAE के वर्ड कैटेगोरिकली आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम किसी उस रैंक की बात कर रहे हैं जो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे जो बड़ा रैंक है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है ऑर्डर। और जो ऑर्डर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एल्स के साथ, समथिंग लाइक पोएल्स। तो जहां कहीं भी आप लोगों के पास एल्स का वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि हम किसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाती है स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट? क्लास। और जो इसकी क्लास है, और जो इसकी क्लास है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है? एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। अब यहां पे आप लोगों ने फाइंड करना है सिर्फ ए और ई। यहां पे आपने CEAE देखा था और यहां पे आपने सिर्फ फाइंड करना है AE। तो ये जो मेरे पास ग्रुप है उसका नाम क्या है? एंजियोस्पर्मी। और इससे जो बड़ा ग्रुप है, जो डिवीजन है, उसका नाम है व्हाट? एंथोफाइटा, एंथोफाइटा। नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी फाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फाइनली जो मेरे पास किंगडम है उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट? प्लांटे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे थे रिगार्डिंग डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का ये पहला टॉपिक खत्म हो रहा है और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर।
नॉमेनक्लेचर से मुराद ये है कि हम नाम कैसे दें चीज़ों को। ज़रा आपको हिस्ट्री में लेकर चलते हैं। हिस्ट्री में ऐसा होता था स्टूडेंट्स कि मेरे पास बाज़ औक़ात एक चीज़ थी और हमने उसको डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट नाम दे रखे थे, राइट। और ऐसा भी हो सकता था। दूसरा केस क्या है कि मेरे पास एक ही नाम है और वो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को असाइन किए हुए। ज़रा समझते हैं इसको डायग्राम के साथ। इस वाले केस में ऑर्गेनिज्म एक है, ऑर्गेनिज्म मेरे पास एक है और इसको मैं एक्स भी कह रहा हूँ, इसको मैं वाई भी कह रहा हूँ, इसको मैं जी भी कह रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म एक ही है। लेकिन दूसरा केस मेरे पास क्या है, वो जैसे डिफरेंट केस है। इस वाले केस में मेरे पास 3 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल डी, ई और एफ, ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन इन सबको मैं एक ही नाम से पुकारता रहा हूं, से जे। तो ये दोनों चीजें गलत है कि भाई मैं एक ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नाम क्यों दे रहा हूं, या मैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को एक ही नाम क्यों दे रहा हूं। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों की बुक में उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे प्याज की। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अनियन की बात करें, दिस पर्टिकुलर अनियन। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं, जैसे अभी इंग्लिश में हम इसको अनियन बोल रहे हैं, और अगर हम उर्दू में इसको बात करें तो हम लोग इसे प्याज बोलते हैं। अगर आप इसे पंजाबी में देख लें, जो हमारे नॉर्मल सेंट्रल पंजाब में बोली जाती है, तो हम लोग इसे गंडा भी कह देते हैं। हाँ जी, गंडे ले आ दो, गंडे, गंडा, राइट। फिर इसके अलावा अगर आप लोग हमारे जनूबी पंजाब में चले जाएं, या उससे कुछ एरिया जो सिंध के साथ ओवरलैप करते हैं, तो वहां पे हम लोग इसे वसल भी बोलते हैं। और अगर आप अरेबिक लैंग्वेज में चले जाएं तो हम लोग इसे बसल भी बोलते हैं, राइट। तो आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि मेरे पास ऑर्गेनिज्म एक ही है और मैं उसको प्याज भी कह रहा हूं, गंडा भी कह रहा हूं, वसल भी बोल रहा हूं, बसल भी बोल रहा हूं, तो जाहिर है कि गलत बात है। इसी तरह की और एक और एग्जाम्पल जो आप लोगों की बुक में गिवन है, उसका नाम है अमलतास। उस ऑप्शन मेरे पास क्या है, अमलतास। अब ये जो अमलतास है, इसके हम लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे हुए हैं। जैसे वही बात है कि एक तो नाम मेरे पास ही हो गया कि मैंने इसे अमलतास कह दिया, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। मिसाल के तौर पे अर्गवाद, अर्गवाद, ये भी जाहिर आपको समझ आ रही होगी कि ये हमारा कोई संस्कृत का नाम है, अर्गवाद। फिर गुरमाला या गुर्वमाला, ये भी आपको नजर आता है कि डेफिनेटली हमारे ही किसी हिंदुस्तान के किसी एरिया का नाम हो सकता है। फिर अगर आप इसे इंग्लिश में देखें तो लोग इसे गोल्डन शार के नाम से या शॉवर के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका एक और नाम है। तो आपको नजर आ रहा है कि प्लांट एक ही है और उसके मैंने मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम रखे हुए। अब हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स केस नंबर 2, यानी कि ऑर्गेनिज्म तो डिफरेंट है लेकिन मैंने उसको नाम एक ही असाइन किया हुआ है। देयर इज ओनली वन नेम, दैट इज अ जे। वी हैव गॉट डी, ई एंड एफ ऑर्गेनिजम्स, बट वी आर कॉलिंग देम विद द सेम नेम। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास एक ऑर्गेनिज्म में लिख रहा हूं, नाम लिख रहा हूं ब्लूबेल, ब्लूबेल, तो ये मैंने हर उस प्लांट को कह दिया जिसकी शक्ल बेल जैसी थी और उसका रंग ब्लू था। अब इसमें मैंने कंसीडर ही नहीं किया इस बात को कि इसमें नंबर ऑफ सेपल्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, उनकी पेटल्स का साइज कितना है, क्या उसमें कोई फ्रेग्रेंस है या नहीं। तो मैंने किसी चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया। मैंने सिर्फ ये देखा कि जनाब रंग नीला है,
शक्ल बैल जैसी है तो नाम लगा दो ब्लू बेल। सो हमारे फोर फादर्स ने इस रेफरेंस से ब्लू बेल को गलत नेम यूज किया हुआ था। सेम इज द केस हेयर कि अगर आप लोग गूगल इमेजेस पे जाके ब्लैक बर्ड को टाइप करें, किसको टाइप करें स्टूडेंट्स? ब्लैक बर्ड को, तो आपको नजर आएगा कि हर वो परिंदा जिसका रंग काला था हमने उसको उठा के इसी कैटेगरी में फॉल करवा दिया। हालांकि ये वाली बात भी गलत है, राइट? मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो जो अबाबील है उसका रंग भी वैसा ही है, और अगर आप लोग हमारे लोकल क्रो है आप उसको देखें, या आप लोग जो हिली एरिया का क्रो है उस सबको देख लें, हम एक ही नाम से पुकार रहे होते। तो ज़रूरत इस बात की थी कि हम लोग एक स्पेसिफिक लॉजिकल ग्राउंड्स प्रोवाइड करें किस चीज़ की, नॉमेनक्लेचर की। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो इन तमाम एरर्स को रिमूव कर सकता हो। तो इस पर्पज़ के लिए जिस साइंटिस्ट ने हमारी हेल्प की उसका नाम था कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस, ये साइंटिस्ट की जो जिंदगी थी 707 में स्टार्ट हुई और 1778 तक ये साइंटिस्ट जिंदा रहा। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का वर्क अब तक जिंदा है, गुजरे हुए काफी अर्सा हो गया इसको। इसने जो हमें मेथड दिया उस मेथड को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस नाम को हम ब्रेक करके देखते हैं। बाय का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू, और नोमियल का मतलब होता है नेम्स या नामों वाला, और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग मेथड, यानी कि एक नाम देने का ऐसा तरीका कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम असाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसने सबसे पहले हम लोगों को एक लिस्ट दी प्लांट्स के नेम्स की। ईयर वॉज 1753, यानी कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत से प्लांट्स को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स उसने प्लांट्स की एक लिस्ट हमें प्रोवाइड की जिसके अंदर हर प्लांट को दो नाम दिए गए थे। फिर 5 साल बाद यानी कि 1758 में इसी बंदे ने हमें एनिमल्स के नाम की लिस्ट दी, यानी कि उसने डिफरेंट एनिमल्स पे काम किया और उसने हमें उनको नाम दिए, नाम देकर दिखाए कौन से, दो दो नाम। फिर उसी ने हमें ये वाली बात बताई स्टूडेंट्स कि जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को दो नाम असाइन करेंगे तो याद रखना है आप लोगों ने कि जो पहला नाम है, पहला नाम वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जो पहला नाम है, और जो दूसरा नाम है इसका इट शुड स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। और जो कैपिटल से स्टार्ट होने वाला नाम है वो उसका अपना नाम ना हो, वो उसका खानदानी नाम हो, और इसे हम बोल रहे हैं जेनेरिक नेम। और जो लोअर केस लेटर स्टार्ट होने वाला नाम है वो उसकी जाती सलाहियतों की बेस पे कोई नाम होना चाहिए, तो हम उसे बोल रहे हैं स्पेसिफिक नेम। सो ईच नेम कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स, नंबर 1 जेनेरिक नेम एंड नंबर 2 स्पेसिफिक नेम। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक मोहतरम गुलाब साहब हैं, रोज है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं जेनेरिक नेम के तौर पे वो है रोजा,
तो मैंने यहाँ पे उसका कैपिटल नेम लिख दिया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ नाम लिख दिया, उसका नाम क्या था, रोज़ा। भाई गुलाब तो ये है, ये कौन सा गुलाब है? आपको पता है हमारे पास बहुत सी वैरायटीज है गुलाब की भी, तो मैंने लिखना है स्पेसिफिक नेम। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रोज़ा इंडिका, यानी कि ये मेरे पास वो वाला गुलाब है जो हमारे बरे सगीर पाक हिंद में पाया जाता है। इस बरे सगीर पाक हिंद के रोज़ अगर आप देखें तो ये साइज में छोटा है, जल्दी मुरझा जाता है, लेकिन इस जैसी खुशबू दुनिया में आपको किसी गुलाब में नहीं मिलेगी। फिर अगर आप लोग इसकी एक और स्पीशीज देखें, उसका नाम है रोज़ा अमेरिकाना। इसे आम तौर पे जो नर्सरी के लोग हैं अमेरिकन गुलाब के नाम से जानते हैं। गुलाब बहुत बड़े साइज का है, बहुत देर से मुरझाता है, स्मेल कोई नहीं। तो आप इसके साइज से और स्मेल से इनकी दो डिफरेंट स्पीशीज को सेपरेट कर सकते हैं। फिर मेरे पास एक और गुलाब है, राइट, और ये जो मेरे पास गुलाब है इसका कलर वाइट है, तो मैंने इसको इस फीचर की बेस पे लिख दिया रोज़ा एल्बा। एल्बा का मतलब होता है वाइट। फिर मेरे पास एक और रोज है, उसको मैं लिखा रोज़ा नाइग्रा। इसका मतलब यह है कि ये एक काला गुलाब है, राइट। तो ये हुआ मेरे पास स्टूडेंट्स एक सफ़ेद गुलाब और ये हो गया काला गुलाब। तो आपने देखा कि ये नेम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड नेम जिसे मैं स्पेसिफिक नेम बोल रहा हूं ये उसके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेम इज अ केस विद ऑल सॉर्ट ऑफ कैट्स। अब जितनी भी मेरे पास कैट्स हैं उनको हम हमेशा फेलिस से शुरू करते हैं, राइट। तो जो फेलिस है वो कैट्स का जेनेरिक नेम है। फिर उसके बाद हम आगे डिफरेंट उसकी स्पीशीज को इंडिकेट कर सकते हैं, और जिससे हमें पता चलेगा कि ये बहरहाल नाम दो हिस्सों में मुश्तमिल करता है। फॉर एग्जाम्पल फेलिस डोमेस्टिकस और फेलिस डोमेस्टिका, ये हमारी घरेलू बिल्ली का नाम है फेलिस डोमेस्टिका, और जो फेलिस लियो है ये हमारे शेर का नाम। तो आपने ये देखा कि हमने पहले नाम रिप्रेजेंट किया उसकी जीनस को और सेकेंड नाम रिप्रेजेंट किया उनकी अपनी किसी प्रॉपर्टी की बेस पे। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप कि इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद आप लोगों को इस लेक्चर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई होंगी। इसके लिए अब आप फर्दर डिटेल स्टडी करने के लिए यू शुड गो थ्रू द ऑल एग्जाम्पल्स दैट इज गिवन इन दिस टॉपिक, बिकॉज यू नो कि हम पंजाब टेक्स्ट सिस्टम में, लाहौर बोर्ड के सिस्टम में हम आप लोगों से किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं और कोई भी आप लोगों से ईयर पूछ सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, हैव द कॉन्सेप्ट एंड गो थ्रू द बुक एंड स्कोर मार्क्स। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2, और यू नो वेरी वेल कि हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं 5 टॉपिक है वैरायटी ऑफ लाइफ, और इसका जो अब सब टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है 2 to 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, यानी कि जब आप लोग एग्ज़ाम के लिए और एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हों तो किन चीज़ों को आपने कभी भी नहीं भूलना। वो सारे का सारा एक फ्लैश कार्ड सब मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। अगर आप इतनी सी चीज़ों को भी अपने माइंड में रखेंगे तो बहुत से मार्क्स आपके लूज होने से बच सकते हैं। सो यूज इट एज अ फ्लैश कार्ड। पहली बात ये स्टूडेंट्स कि हम ये समझेंगे कि 2 किंगडम्स कौन से थे, फिर हम देखेंगे कि 3rd किंगडम सिस्टम क्यों ऐड करना पड़ा हम लोगों को, फिर उसके बाद हम इन 4 ग्रेट टेक्सोनोमिस्ट्स की कंट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे और उस कंट्रीब्यूशन की लॉजिकल बेसिस देखेंगे कि आखिर
ये ऐसा करने में क्यों कामयाब हुए? उनमें से एक है हमारे पास अर्नस्ट हैकेल, फिर है ई शैटन और शैटन, एंड देन रॉबर्ट वाइटेकर, एंड देन लीन मार्गुलिस और कैरलीन श्वार्ट्ज. So never forget their names and the associated dates. So take it as a gift from me, और इसको आप जरूर माइंड में रखिएगा स्टूडेंट्स. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टू किंगडम सिस्टम के साथ. तो आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल भी नई नहीं है, बिकॉज के बहुत सारे लोग भी इस बात को जानते थे कि मेरे पास इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं. नंबर 1 जिन्हें हम लोग बोलते थे क्या प्लांट्स, और नंबर 2 जिन्हें हम लोग नाम बोलते थे एनिमल्स. यानी कि किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, ये मेरे पास स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ दो किंगडम्स. नाउ क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स कि हम किन ऑर्गेनिज्म को उठा के प्लांटे में प्लेस करें और किन ऑर्गेनिजम्स को उठा के किंगडम एनिमेलिया में प्लेस करूं. तो आंसर है यू नो वेरी वेल, कोई नई बात आप लोगों के लिए नहीं है कि प्लांटे के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उनमें से कुछ लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे आर ऑटोट्रॉप्स. अब आपको ये वाली बात भी पता है कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपनी खुराक खुद बना सकते हो. ट्रॉफ का मतलब होता है रिवॉर्ड, एंड बेस्ट रिवॉर्ड इज फूड. तो ट्रॉफी आपको रिवॉर्ड की फॉर्म में ट्रॉफी मिलती है. आप चैंपियन ट्रॉफी जीत लें तो ट्रॉफी जीत ली आपने, तो ट्रॉफी होता है रिवॉर्ड. तो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? फूड. तो जो अपनी फूड खुद बना सकते हो वो क्या थे? ऑटोट्रॉफ. फिर नंबर 2 नॉर्मली वो ग्रीन थे. फिर नंबर 3 के वो सेसाइल थे. सेसाइल का मतलब ये है कि वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते थे. राइट. तो ये कुछ फीचर्स थे जो कि हम लोगों को किंगडम प्लांटे में नजर आते थे. या अगर हम इसको किसी और वे में बात कर लें तो ये था कि वो सख्त थे, यानी कि उनमें लकड़ी पाई जाती थी. अगर हम आज के रेफरेंस से बात कर लें तो उनके अंदर सेलुलोज पाया जाता था, या हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी पाई जाती थी, वन वे और द अदर. और अगर हम कंसीडर करते हैं किसको? किंगडम एनिमेलिया को, तो किंगडम एनिमेलिया में इसके ऑपोजिट फीचर पाए जाते थे. मिसाल के तौर पे कि ये हेट्रोट्रॉफ्स थे. अब जब मैं वर्ड यूज करता हूँ हेट्रो, तो इसका मतलब है दूसरों से, यानी कि ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते थे. तो ये ट्रॉफ के लिए, फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते थे. मिसाल के तौर पे ये फूड के लिए अगर डिपेंड करें प्लांट्स पे तो ये हर्बीवोर्स हैं, और अगर ये डिपेंड करें दूसरे जानवरों के गोश्त पे तो ये कार्निवोर्स. लेकिन बहरहाल ये क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रो का मतलब अदर्स और ट्रॉफ का मतलब फूड. फिर ये ऑर्गेनिज्म ग्रीन कलर के नहीं थे, मल्टी कलर्ड थे. आप इसे यूज कर सकते हो कि देवर नॉन ग्रीन, कि ग्रीन कम अज कम नहीं थे. और अगर ग्रीन कहीं कहीं थे भी तो फूड नहीं बना सकते थे. देन मोस्ट ऑफ देम वर मोटाइल. उनमें से अक्सर ऑर्गेनिज्म हरकत कर सकते थे, राइट. उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोटाइल. फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो बात अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि दे डू नॉट कंटेन सेलुलोज. इनके पास कोई किसी किस्म का सेलुलोज नहीं था. तो इन कंट्रास्टिंग फीचर की बेस पर, इन ओपोजिट फीचर्स की बेस पे हम लोगों ने ये दो ग्रुप्स बना लिए. फिर हम लोगों को एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का सामना करना पड़ा जिसे आज हम यूग्लिना के नाम से जानते हैं. हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यूग्लिना की. आई थिंक कि आपने यूग्लिना को मैट्रिक में ग्रेड 9-10 में पढ़ रखा है,
और अगर आप इसकी शक्ल से नावाकिफ हैं या भूल गए हैं तो इसकी शक्ल स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की, एंड इट हैड अ फ्लैजेला, इसके पास एक फ्लैजेला भी था, और ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, राइट। और आपको ये वाली बात भी पता है कि इसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और आपको ये वाली बात भी याद है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, डिफरेंट किस्म के क्लोरोप्लास्ट। आपको हम इमेज में दिखाएंगे कि इनके अंदर प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म बाय बर्थ एक प्लांट है, बिकॉज कि ये अपनी फूड खुद बना सकता है। लेकिन हम लोगों ने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स ये था कि हमने इस ऑर्गेनिज्म को पकड़ के हीट कर दिया। हीट करने की वजह से इसके क्लोरोफिल के एंजाइम्स सारे के सारे डिनेचर हो गए, और इसकी एबिलिटी टू मेक इट्स ओन फूड लॉस हो गई। तो क्या ये वाला ऑर्गेनिज्म मर गया? तो आंसर वाज नो। बाय बर्थ प्लांट प्रोड्यूस होने वाला ऑर्गेनिज्म अब एक नई न्यूट्रिशनल स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। वो वाला यूग्लिना जो पहले एक ऑटोट्रॉफ था, अब ट्रांसफॉर्म हो गया था। मूवी देखी होगी आपने ट्रांसफॉर्मर, राइट। आई नो कि इसकी बहुत सी सीरीज आ गई है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट किस्म की शेप एज्यूम कर लेता है, ट्रांसफॉर्मर यही होता है। तो इस यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कि एक ऑटोट्रॉफ किस में कन्वर्ट हो गया, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल ये था कि मैं अब इसे प्लांटे में प्लेस करूं या किंगडम एनिमेलिया में प्लेस करूं। तो इस पर्पस के लिए एक नया किंगडम, जिसे आज हम लोग प्रोटॉक्टिस्टा के नाम से जानते हैं, राइट। तो किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते थे जो जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और वो मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स के हामिल थे, जिसकी वजह से ना तो वो एनिमल किंगडम में सही तरह फिट हो रहे थे, और ना ही वो प्लांट किंगडम में पूरी तरह फिट हो रहे थे। तो इसे हम बोलते थे ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन्स। जो कहीं भी फिट ना हुआ उसको उठा के हम लोगों ने किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा में प्लेस कर दिया, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स का दारुल अमान साबित हुआ। इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। फिर इसके बाद हमारी मुलाकात एक और यूनिक ऑर्गेनिज्म के साथ हुई, और उस ऑर्गेनिज्म को आज हम फंजाई के नाम से जानते हैं। चलें आप लोगों से कुछ बातें फंजाई की करते हैं। राइट। अब आप जरा फंजाई को गौर से देखें। आप लोगों का क्या ख्याल है कि फंजाई एक प्लांट है या एनिमल? मेरा ख्याल है कि आप में से अक्सर लोग ये बोलेंगे कि ये प्लांट है। क्यों? कि ये नॉर्मली स्टैटिक रहता है। अगर आप जिस फंजाई से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, अगर आप उसकी शक्ल देखें जिसे हम मशरूम बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर मशरूम की शेप भी कुछ इस तरह की होती। ये वाला ऑर्गेनिज्म आप लोगों को बरसात के बाद आमतौर पे रॉटन मीन्स गलने सड़ने वाले दरख्तों के तनों पर या गाय के डंग पर आपको नज़र आ सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं? मशरूम। अब मुझे भी याद है छोटे होते हम यही समझते थे कि ये एक प्लांट है, लेकिन क्या आप और मैं सही समझ रहे हैं या सही समझते थे? तो आंसर इज नो, बिकॉज कि इसके अंदर तो प्लांट वाली एक बहुत यूनिक खूबी ही नहीं है। और वो क्या था स्टूडेंट्स? यस, कि ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये तो अपनी फूड खुद बना ही नहीं सकता। हमने ये कैसे पहचाना? भाई ग्रीन नहीं है। अगर ये फोटोसिंथेटिक होता तो इसका कलर कैसा होता? ग्रीन होता। अब ये ग्रीन तो है ही नहीं, लेकिन हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। हम लोगों ने रिसर्च को आगे बढ़ाया। रिसर्च को आगे बढ़ा के हमें यह पता चला कि यस,
हमारा परसेप्शन बिल्कुल ठीक है, ये तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता ही नहीं है, बल्कि इसकी न्यूट्रिशन का तो अपना एक यूनिक स्टाइल है। उस डिफरेंट से स्टाइल को हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा सोमल डाइजेशन कर रहे हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा सोमल। सोमा का मतलब होता है बॉडी, एक्स्ट्रा सोमल अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करते। आप हैं, आप नान खा रहे हैं तो उसकी डाइजेशन आप लोगों के थोड़ी सी मुंह में और बाकी हम लोगों की स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती, यानी कि डाइजेशन आप लोगों की बॉडी के अंदर हो रही है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा, ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, और जब चीज डाइजेस्ट हो जाती है तो फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। इसीलिए हमने इसे नाम क्या दिया? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये एब्जॉर्बेबल चीज को ही इंजेस्ट करते हैं, खाओ से बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करना पड़े, राइट। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इनके पास तो सेलुलोज भी नहीं है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते थे। फोटोसिंथेसिस तो ये कर ही नहीं सकते थे। फिर इनके पास सेलुलोज भी नहीं था। भाई अगर सेलुलोज भी नहीं है तो फिर क्या है इनके पास? तो आंसर इज काइटिन। तो इनकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन जैसी चीज एनिमल्स के पास नहीं थी, राइट। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आ गई जिसकी वजह से हम लोगों को किंगडम फंजाई एक और किंगडम इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ गया, राइट। अब हमारे पास टोटल 5 किंगडम सिस्टम्स बन गए, यानी कि एक हमारे पास किंगडम व्हाट? प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म को शामिल करेंगे कि जिनके पास वेल डिफाइंड और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं था, राइट। फिर हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिनके अंदर हम लोगों ने प्लेस कर दिए यूग्लिना टाइप ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो थे तो यूकैरियोट, लेकिन वो कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। मींस ना तो वो फिट हो रहे थे 100% इन द ग्रुप इन द किंगडम ऑफ फंजाई, नीदर इन किंगडम ऑफ प्लांट्स नॉर इन किंगडम ऑफ एनिमल्स, कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे। तो हमने उससे उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया, मींस ग्रुप ऑफ एक्सक्लूजन में रख दिया। और फिर हमने ये बात कही कि ये वाला जो ग्रुप है ये बेसिकली एक एंसेस्टर के तौर पे रोल प्ले कर रहा था, और इस पर्टिकुलर ग्रुप से हमारे पास फाइनली 3 डिफरेंट किंगडम इवॉल्व हुए, राइट। और इस सारी डेवलपमेंट के अंदर जिन 2 साइंटिस्ट को हमें बहुत ज़्यादा सल्यूट करना चाहिए, उनमें से एक डेफिनेटली कौन है? रॉबर्ट व्हाइटहेकर, एंड देन इसके मॉडिफायर लिन मैक्ग्यूलिस एंड कैरोलिन श्वार्ट्ज। इन सब की कंट्रीब्यूशन के वजह से आज हमें इस बात का अंदाज़ा है कि अब हम या मोस्ट बायोलॉजिस्ट जिस किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं वो कहलाता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। इस किंगडम सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए आए हम एक लेटेस्ट टेक्निक का सहारा लेते हैं जिसे हम डायनामिक वॉल कहते हैं। हाय स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने उसी पर्टिकुलर इमेज का सहारा लिया है जिससे हमने प्रॉपर एनिमेट किया है आप लोगों के लिए, कि जो हम लोगों को रॉबर्ट व्हाइटहेकर और उसके एसोसिएट ने प्रोवाइड किया था। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे बेस पर हम लोगों ने जिन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया है ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि इनके पास एक वेल डिफाइंड क्या नहीं है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस नहीं है। अगर आप जरा इनको गौर से देखें या आगे हम चलकर स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं हैं, समथिंग लाइक गोल्गी अपैरेटस,
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी कोई चीज़ इनके पास नहीं, राइट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने एंडो सिम्बायोसिस की, मीन्स डिफरेंट किस्म के इन प्रोकैरियोट्स ने जब आपस में मिल के रहना शुरू किया, तो एवोल्यूशन को मानने वाले इस बात को ख्याल करते हैं कि इनकी आपस में सिम्बियोसिस से हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अचीव हुआ, नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन अचीव हुआ, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 2 टाइप, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा। अब जो मेरे पास किंगडम प्रोटिस्टा है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें यूग्लिना, पैरामीशियम और इस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जो कहीं भी फिट नहीं हो रहे थे, तो हमने उसको उठा कर यहाँ प्लेस कर दिया। और फिर आप इसको देखें तो इनसे मेरे पास 3 डिफरेंट ऑफशूट्स डेवलप हो रही। ये जो 3 डिफरेंट मेरे पास ऑफशूट्स हैं, इनमें से एक ज़ाहिर किंगडम प्लांटे है। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को प्लेस कर रहे हैं। इट मे बी समथिंग लाइक फ्लावरिंग प्लांट, इट मे बी समथिंग लाइक अ फर्न। और अगर आप इनके लिंक को देखें तो यहाँ पे आप लोगों को मार्केंशिया और साइलोटम जैसे प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इस किंगडम प्रोटिस्टा में से एक ऑफशूट जो प्रोड्यूस हुई, इसने क्या प्रोड्यूस किया, प्लांट्स को प्रोड्यूस किया। और इसकी जो क्लाइमेक्स है वो मेरे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, मीन फ्लावरिंग प्लांट्स। और नंबर 2 पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो सेकंड ऑफशूट है, ये किसके बारे में है, ये फंजाई के बारे में। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से यूनिक था। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट था और इसके फीचर ना तो प्लांट से मिल रहे थे और ना ही एनिमल से मिल रहे थे। तो हमने इनके फीचर्स की बेस पे इसे प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान में भी रखा। और फाइनली जो ऑफशूट आपको नज़र आ रही है वो क्या है, डेफिनेटली हमारे पास एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। अब अगर आप इन एनिमल्स को देखें तो इन एनिमल्स में भी आप लोगों को एक एवोल्यूशन नज़र आती है। एवोल्यूशन से मुराद आपको ये है कि पहले आपको सिंपल वर्म्स नज़र आ रहे हैं, फिर आपको उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक ओएस्टस नज़र आ रहे हैं, फिर आपको उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे व्हाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स। और फिर आप लोगों को नज़र आते हैं समथिंग लाइक बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इस तरीके से हमने एक 2 किंगडम सिस्टम को या 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू मोर रिलेटेड, मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर एवोल्यूशनरी बेसिस पे रिलेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ, जिसे हम आज बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमने आप लोगों के लिए पहले ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई करके दिखाया है और फिर हमने उसको उन छोटे छोटे बॉक्सेस में वापस प्लेस कर दिया, सो दैट यू मे हैव अ वेरी बेटर पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट। आई होप कि आपको इन सारी बातों के बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम आखिर 2 किंगडम सिस्टम से 5 किंगडम सिस्टम तक का सफ़र हमने किन किन मनाजिल को तय करते हुए ऑब्टेन किया। अगेन अल्लाह ताला आप सब लोगों की हिफाजत करे। थैंक यू वेरी मच।